हेलो नमस्ते नमस्कार दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया चैप्टर जिसका नाम है पादप जगत। ठीक है ना। तो पादप जगत कहाँ से आया और बॉटनी का टॉपिक है तो किस प्रकार आया है, पहले इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अपन लोगों ने एनसीईआरटी की क्लास का पेज नंबर फर्स्ट जहाँ पर लिखा हुआ है लिविंग वर्ल्ड जीव जगत, उस चैप्टर को पढ़ते हैं ना। तो चैप्टर में ये बताया जाता है जीव क्या है, जीव की स्पेशल कैरेक्टराइज क्या है, यानी कि जो विशिष्ट पारिभाषिक लक्षण क्या है, उनके बारे में आप लोगों ने स्टडी की। फिर आगे बढ़े तो फिर हम लोगों ने जीव की वर्गीकरण की जो पद्धतियाँ हैं उनके बारे में पढ़ा। टैक्सा क्या है, सोपान क्या है, उन सभी के बारे में पढ़ने के बाद में हम लोगों ने हर्बेरियम क्या है, उसके बाद में जो उद्यान क्या है, उन सभी के बारे में पढ़ा। फिर अपन लोगों ने थोड़ा और आगे बढ़े, यानी कि वनस्पतिक विज्ञान के एक और पीढ़ी के आगे अंदर बढ़े तो उसका डिटेल लेक्चर ले अपन लोगों ने क्लासिफिकेशन जीवधारियों का वर्गीकरण, चैप्टर नंबर 2 बात करता हूँ मैं। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर अपन लोगों ने 5 जगत पढ़े थे और किसने दिए थे, 1969 में एक वैज्ञानिक आया था जिसने ऑथेंटिक रूप से RH व्हीटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया था। बेसिकली उसके बाद में 3 डोमेन्स वाला भी सिस्टम आया था, लेकिन एनसीईआरटी और भारत सरकार और बहुत अपना बायोलॉजी बॉटनिस्ट है ना, सभी बायोलॉजी के अंदर जो जूलॉजी और बॉटनी दोनों के अंदर जो क्लासिफिकेशन की नींव थी, बेस था ना, वो थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आखिर जीवों को वर्गीकृत क्यों किया गया, क्योंकि उनके अंदर स्पेशल कैरेक्टराइज की स्टडी करने के लिए, उनको एक अलग वर्ग के अंदर, अलग समूह के अंदर रखने के लिए अपन लोगों को क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी। उसके अंदर जो 5 जगत थे उसमें से जो बड़े जगत थे जिसका नाम था प्लांटी व एनिमेलिया। तो प्लांटी में सभी पादप आए थे, यानी कि प्लांट किंगडम। आज हम उसी चैप्टर को जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 29 यानी कि 29 पेज नंबर पर स्टार्ट हो चुका है ना, उस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। एक एक लाइन में आपको क्लियर कराएंगे और ऐसा फील कराएंगे ना कि इसी जैसी बायोलॉजी, ऐसी जैसी बॉटनी आपको कहीं और नहीं मिल पाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम किस में आया हुआ है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, RH व्हीटेकर ने 1969 के अंदर सेकंड चैप्टर के अंदर था। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या इसके अंदर टॉपिक्स आने वाले हैं ना। तो प्लांटी यानी कि जो पादप जगत है ना, इसके अंदर जो सवाल आएगी, यानी कि सबसे सिंपलेस्ट इसमें कोई होगा ना तो होगी एल्गी या फिर क्या होगी, सवाल। सबसे सिंपलेस्ट बात करूँ ना तो इसमें क्या होगी, तो सवाल होगी। उसके बाद में सवाल के अंदर क्या होगा भाई बता दो, तो इसके अंदर होगा ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी व रेड एल्गी, यानी कि ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गी, ये 3 सवाल के बड़ी बड़ी भाग होते हैं। बात करेंगे सवाल का, डिटेल लेक्चर लेके आएंगे। अभी तो ये केवल एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो देखते हैं कि आगे कौन सा टॉपिक आएगा। तो सवाल को जैसे ही कंप्लीट करते हैं ना तो इसके अंदर ब्रायोफाइट्स को प्लांटी यानी कि पादप के अंदर रखा गया है। उसके बाद में किसको रखा गया है, टेरिडोफाइट्स। किसी को ये दिक्कत हो रही होगी कि भाई हिंदी में क्यों नहीं लिखा रहे हैं, हिंदी में क्यों, भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम समान है, इसलिए अपन लोगों ने इंग्लिश को थोड़ा सा महत्व दिया गया है। चलो देखते हैं। फिर दिया है जिम्नोस्पर्म और लास्ट में है एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। जो सबसे विकसित है भाई पादप जगत के अंदर, सबसे विकसित कौन है, एंजियोस्पर्म। एक नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से नहीं आ सकता, लेकिन सिंपली समझने के लिए देख सकते हैं ना कि सबसे सिंपलेस्ट कौन है, तो सबसे सिंपलेस्ट है सवाल। और सबसे विकसित कहीं माने तो उसका नाम क्या है दोस्तों, यस आ गया आप सभी के कमेंट में कि एंजियोस्पर्म को सबसे विकसित माना जाता है। और ये मानते क्या भाई, ये तो है। तो पादप जगत का सबसे विकसित कौन, एंजियोस्पर्म्स। सबसे सिंपलेस्ट कौन, सवाल। सवाल कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। क्या कितने प्रकार की, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स, इन सभी के बारे में एक एक करके हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर पढ़ के छोड़ दिया। तो स्टार्ट करते हैं भाई सवाल के बारे में ना। अभी आज अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं सवाल के बारे में। तो भाई सवाल आखिर कहाँ से लाए, पकड़ के लाए सवाल को, पेज नंबर एनसीईआरटी का 30 यानी कि एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी का 30 पेज नंबर पर सवाल के बारे में क्लियर लिखा है। सवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलोइड स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय जिसमें अलवणीय जल तथा समुद्री दोनों का जीव होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे नोट्स पढ़ाने के बाद में। हर लाइन में यहाँ से क्लियर तो करूँगा दोस्तों,
लेकिन आपको वहाँ से भी पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं शैवाल के बारे में। शैवाल यानी कि एल्गी, ठीक है ना, सभी शैवाल यानी कि ऑल आर एल्गीज, स्वपोषी यानी कि स्वपोषी या प्रकाश संश्लेषी, क्लोरोफिल ए और ऑक्सीजन मुक्त होती है, ठीक है ना। ये शैवाल के बारे में पहला पॉइंट यहाँ पर लिख लो, आपको जल्दी जल्दी नोट कर लो, है ना। नोट भी करना है, समझना भी है, पढ़ना भी है, सारा कॉन्सेप्ट करना है ना। तो शैवाल स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषी व क्लोरोफिल ए ऑक्सीजन मुक्त होती है। फिर देखते हैं शैवालों की कोशिका भित्ति होती है ना, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। भाई यहाँ पर ये गोला क्यों कर रखा है, क्योंकि ये मोस्ट पॉइंट है, यहाँ से डायरेक्ट कोई छोटे एग्जाम के अंदर सवाल जरूर आ सकता है कि भाई शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो भाई ये सेल्यूलोज की बनी होती है। आगे देखते हैं ना, तो इसके साथ साथ में गैलेक्टेंस, मेनान्स, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिकॉन, किस क्या भैया, सिलिकॉन ऑक्साइड यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो सिलिकॉन ऑक्साइड के भी साथ में लिया गया है। तो कोशिका भित्ति के बारे में मामला एकदम सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर कोई पूछ लेना सड़क फिरते हुए कि भैया ना बता दो, जल्दी जल्दी बताओ कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सीधा सटीक आंसर होना चाहिए आपका, एक क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि सेल्यूलोज, गैलेक्टॉन्स, मेनान्स, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन ऑक्साइड की बनी होती है। सामने वाला आपको सलाम करके जाएगा। बात करते हैं शैवाल, थैलोफाइटा होते हैं जो शैवाल यानी कि एल्गी होती है ना, वो थैलोफाइट्स होती है। मतलब क्या है थैलोफाइटा का, क्या मतलब है, एक्सप्लेन करो। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। मुख्य काय होगी, जो इसकी मुख्य काय है वो थैलस होगी भैया, क्या होगी ना, थैलस। अब थैलस का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो तने, पत्ती, जड़ में विभेदन नहीं होता, यानी कि जो थैलस का मतलब है कि इनमें कोई तना, पत्ती व जड़ नहीं होती बंधु, इसलिए इसको क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ी देर बाद रिकॉल करेंगे, अभी तो एक बार समझते हैं दोस्तों। बात करते हैं शैवाल में वस्कुलर टिश्यूज अपसेंट होते हैं। बहुत बड़ी बात बता दी मैंने, शैवाल में वस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं भैया, अपसेंट होते हैं। मतलब क्या है इस बात का, वस्कुलर का मतलब क्या है, वस्कुलर का मतलब होता है सहवहनीय उत्तक, यानी कि सहवहनीय उत्तक होते हैं ना हिंदी मीडियम वालों, उनमें अपसेंट पाई जाती है। कहाँ पर लिखा हुआ है भाई, कहाँ पर लिखा हुआ, तो पेज नंबर 30 पर ही लिखा हुआ होगा। चलो फिर नॉन वस्कुलर होते हैं भैया, असहवनीय। अब वस्कुलर नहीं है तो नॉन वस्कुलर हुआ ना। अब इसके कैरेक्टराइज को अपन रिवाइज तो करेंगे, लेकिन अभी तक लोग पढ़ाई किया है ना, अभी तो लोगों ने शैवाल के बारे में पढ़ा है। शैवाल स्वपोषी होती है, प्रकाश संश्लेषी होती है, क्लोरोफिल युक्त होती है ना, इसके बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ लिया। आगे देखते हैं भाई, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, तो जल्दी से इसको छाप लो, यानी कि लिख लो अपने नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स हैं, इनको बनाओगे ना तो हर पॉइंट आपका क्लियर होता जाएगा। बात करेंगे पादप जगत को, ऐसा क्लियर करेंगे कि कोई भी आपको भुला नहीं पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि शैवाल अगुणित होती है, यानी कि हैप्लॉइड होती है, यानी कि या एक तो 2n होता है, एक होता है n, यानी कि एक डिप्लॉइड होता है, एक हैप्लॉइड होता है। तो यहाँ पर डिप्लॉइड का मामला हम लोग खा गए, हमने शैवाल ले लिया भाई, शैवाल ने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है, तो शैवाल होती है अगुणित हैप्लॉइड। तो भैया ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन एक बड़ी बात, जो निषेचन से द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है, किससे, शैवाल के अंदर जाइगोट, जो द्विगुणित जाइगोट है उसका निर्माण किससे होता है भैया, निषेचन द्वारा द्विगुणित डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है। पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चलो भाई आगे देखते हैं। जाइगोट तुरंत मियोसिस शो करता है, यानी कि मियोसिस का जैसे ही जाइगोट बना, जाइगोट बनते ही मियोसिस को शो करेगा। और भाई नॉन एम्ब्रियोफाइटा भी होता है, देखो भाई, यानी कि भ्रूण का निर्माण नहीं होता। ये पॉइंट यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टराइज के अंदर आ जाता है शैवाल की, है ना, समझते हैं ना। तब एक फीलिंग आनी चाहिए भैया कि भ्रूण का निर्माण नहीं होता, यानी कि नॉन एम्ब्रियोफाइटा होता है। अभी तक अपने पढ़ा क्या है, सबसे पहली बात पढ़ी थी कि थैलोफाइटा होते हैं, यानी कि ये इसके अंदर तने, पत्ती व जड़ में विभेदन नहीं होता। सब दूसरा पॉइंट पढ़ा था नॉन वस्कुलर, यानी कि असहनीय होते हैं। और अंतिम पॉइंट पढ़ा था एम्ब्रियोफाइट, ठीक है ना, नॉन एम्ब्रियोफाइटा, यानी कि शैवाल होती है ना वो नॉन एम्ब्रियोफाइटा होती है। अब शैवालों का जनन पढ़ लेते हैं। शैवाल में कायिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन भी होता है। तो कायिक जनन के अंदर क्या होगा, कायिक जनन फ्रेगमेंटेशन या फिर खंडन द्वारा होगा, खंडन अर्थात फ्रेगमेंटेशन द्वारा कायिक जनन को शो करती है। अलैंगिक जनन स्पोर्स द्वारा होते हैं, यानी कि बीजाणु द्वारा होते हैं, जिसमें एक होता है जू स्पोर और एक होता है ए प्लानोस्पोर, यानी कि
चल बीजाणु व अचल बीजाणु, यानी कि एक जूस्पोर एक ए प्लेनोस्पोर्स। ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया क्या? यस, हमें तो यहाँ तक समझ में आ गया, लेकिन लैंगिक जनन को कौन पढ़ाएगा? तो लैंगिक जनन के बारे में डिस्कशन और डिटेल लेक्चर लेके आने वाले हैं कल की क्लास के अंदर, जिसके अंदर सवाल को अपन लोग जो क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी है, और जो अपने रोडोफाइसी है, जो पेज नंबर 33 पर आता है, रोडोफाइसी का लाल रंग आर फाइको इरिथ्रिन के कारण होता है, वो मामला सारा मैं आपको ना डिटेल करके समझाने वाला हूँ। एक एक करके सारे पॉइंट क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं और लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई थोड़ी सी हिंट दे दो, लैंगिक जनन, तो अपन लोगों को लैंगिक जनन पढ़ना है तो आइसोगैमस एन आइसोगैमस वो ऊगैमस, यानी कि समयुग्मी, विषम युग्मी और अंड युग्मी, जिसके अंदर नर व मादा युग्मक अगर समान होता है तो आइसोगैमस हो जाएगा, और अगर उसमें अलग अलग हो गए तो एनजियोगैमस हो जाए, एन आइसोगैमस हो जाएगा, और जो अंतिम जिसमें नर युग्मक छोटा हो जाएगा, मादा युग्मक बड़ा होगा लेकिन छोटा युग्मक होते हुए भी वो गतिशील होगा, और मादा युग्मक अगतिशील होगा। उसके बारे में जो फ्यूकस व वॉलवॉक्स होते हैं, ये अंड युग्मी ओगैमस के उदाहरण होते हैं ना। फिर सवाल में जो मुख्यतः ना प्रकाश संश्लेषी वर्णक के आधार पर हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, उनमें भोजन, भित्ति, फ्लैजिला जैसे लक्षण भी देखे जाते हैं ना, इन सारे के बारे में डिस्कशन एक डिटेल लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर को, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे से आगे थोड़ा सा शेयर करें। मेरा अगर वीडियो पसंद आता है ना तो इसके अंदर कमेंट ज़रूर करें कि ये लेक्चर ऑसम लेक्चर है। तो मैंने आज क्या क्या पढ़ा है एक बार क्विक आप देख लो, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो भैया, जल्दी से देख लो, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये डिस्कशन किया गया था, देखो 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 देखो, समझ में आ गया? तो ये इस टॉपिक में ये पढ़ लिया आप लोगों ने, सवाल के बारे में पढ़ लिया। तो आगे की वीडियो के अंदर कुछ और डिस्कशन करेंगे नए वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर मैं इस क्लास को एंड करता हूँ और आप इस चैप्टर को एकदम माइंड मैप सीरीज के अंदर अब जैसे पहुँचो ना, पढ़ो ना, तो इसको भाई इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, यानी कि नॉन एम्ब्रियोफाइटा होता है भैया, थैलोफाइटा होता है, नॉन वस्कुलर होता है। तो ये पॉइंट सवाल के इतने ही है, ज़्यादा नहीं है। तो वी टेकर ने जो प्रणाली दी थी उसके बाद में इसका डिटेल स्टडी की गई थी। आज भी नए नए खोजे जाते हैं, उनके बारे में स्टडी होती है, सब कुछ पढ़ेंगे। जैसे क्लोरोफाइल्स होते हैं ना, तो उसमें क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी दोनों पाए जाते हैं भैया। तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रूडोफाइसी सभी के बारे में एक एक करके पढ़ने वाला है। तो मिलते हैं कल और किसी लेक्चर के अंदर। जय हिंद, जय भारत।